Hello dear friends and students, I welcome you to video sessions of Indian Evidence Act 1872. In today's video session, I am going to discuss about section number 3 of the Act. Section number 3 talks about interpretation clause. Interpretation clause में काफ़ी सारे different words को यूज़ किया गया है, उन सभी को हम one by one एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका एविडेंस एक्ट में क्या मीनिंग है, क्योंकि इन वर्ड्स को थ्रू आउट इंडियन एविडेंस एक्ट यूज़ किया गया है। अगर इंटरप्रिटेशन क्लॉज का ट्रू मीनिंग आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो एविडेंस एक्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो सेशन को बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए भी, ताकि इंडियन एविडेंस एक्ट को आप जब भी स्टडी करें उनका करेक्ट मीनिंग आपको समझ में आए। सो द फर्स्ट क्लॉज विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 3 इज कोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट? कोर्ट का मतलब है वो सारे जजेस, वो सारे मजिस्ट्रेट्स और वो सारे के सारे पर्सन्स, आर्बिट्रेटर्स को छोड़कर, जो कि लॉ ने जिनको लीगली ऑथराइज किया है कि ये लोग एविडेंस ले सकते हैं, यानी कि चाहे वो जजेस हों, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हों, और वो सारे पर्सन्स, वो सारे ऑफिसर्स जिनको लीगल ऑथराइजेशन दिया गया है कि आप अपने सामने किसी भी एविडेंस को लीड करा सकते हो। लेकिन इनमें अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेटर के सामने चल रही है वो कोर्ट नहीं कहलाएगा, यानी आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो कोर्ट नहीं कहलाते। ओके। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो सेकंड क्लॉज दिया हुआ है दैट इज फैक्ट। अब ये फैक्ट क्या होता है? सबसे पहले हम एविडेंस एक्ट में जो डेफिनेशन दी है, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मेंशन किया हुआ है, उसको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या मेंशन किया है, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। Fact means and includes anything, state of thing or relation of thing capable of being perceived by senses or any mental condition of which a person is conscious। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि फैक्ट्स का मतलब होता है कोई भी चीज, कुछ भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक फैक्ट है। आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, ये एक फैक्ट है। आपने मेरे वीडियो सेशंस को मोबाइल से देखा, एक फैक्ट हुआ। आपने यही वीडियो सेशंस किसी लैपटॉप से देखा तो ये एक फैक्ट हो गया। आप मेरे वीडियो सेशंस को हेडफोन से सुन रहे हैं तो ये भी एक फैक्ट है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी है, वो एक फैक्ट है। अब इस फैक्ट का एक पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकता है। अब ये स्टेट क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है उसकी अवस्था, यानी कि वो किस सिचुएशन में है, किस अवस्था में है, किस पर्टिकुलर स्टेट में है। हमारे पास पानी है, अगर हम उसको उबाल देंगे तो वो स्टीम बन जाएगा, यानी कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। हमारे पास नाइट्रोजन है, वो गैस की फॉर्म में है, ये उसकी गैस की स्टेट है। इसके अलावा मान लीजिए हमने उसको लिक्विफाई कर दिया, अगर हम उसे लिक्विड बना दिया तो ये उसकी पर्टिकुलर स्टेट है। यानी एक ही फैक्ट की कोई पर्टिकुलर स्टेट्स भी हो सकती हैं। यू गॉट माय पॉइंट। और इसके अलावा वो कहते हैं रिलेशंस ऑफ थिंग्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी थिंग आइसोलेशन में स्टैंड करती हो। इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि कोई भी फैक्ट्स आइसोलेशन में एग्जिस्ट ना करके वो किसी और फैक्ट्स के साथ कंबाइन होकर कोई रिलेशनशिप बनाती हो। अब ऑफेंसेस के केसेस में ही चेक कर लीजिए। ऑफेंसेस के केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए मोर देन वन एक्यूज पर्सन्स हैं और एक एक्यूज पर्सन ये कहता है कि मेरा इस ऑफेंस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करता है कि दोनों एक्यूज पर्सन्स का आपस में रिलेशनशिप है, दोनों आपस में दोस्त हैं और इनकी विक्टिम के साथ एनिमिटी थी। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहां पर? हम कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं कि ए और बी आपस में दोस्त हैं और इन दोनों का विक्टिम यानी मरने वाले के साथ एक दुश्मनी का रिलेशनशिप है। तो हम कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करके एक रिलेशनशिप बनाते हैं। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी फैक्ट्स को कंबाइन करके उनके आपस में रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं तो वो सेक्शन नंबर 3 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया हुआ है उसमें जो वर्ड हमने फैक्ट को डिफाइन किया या हमने इंटरप्रेट किया उससे कवर हो जाता है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, सर हमको ये तो पता चल गया कि बेसिकली फैक्ट क्या होता है, लेकिन क्या हम अपनी आंखों से किसी चीज को देख लेते हैं, क्या वो फैक्ट होते हैं? या उनको हम अपने कानों से सुनेंगे तो ही वो फैक्ट होते हैं?
या अगर मान लीजिए किसी चीज को हम छू रहे हैं तो क्या छूने से हमें पता चलेगा कि ये फैक्ट होते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उन्होंने ये कहा है दैट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, मीनिंग देयर बाय ये जो भी फैक्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इनको ह्यूमन बीइंग को अपनी सेंसेस से परसीव करना होगा। अब हमारी सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? हम देख सकते हैं, ये हमारी सेंस है। हम किसी चीज को छू सकते हैं और छूने के बाद उसको फील कर सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है, ये भी हमारी सेंस है। हम किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं, ये भी हमारी सेंसेस हैं। हम किसी बात को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? यानी कि वो सारी बातें जो हम अपनी सेंसेस से थ्रू परसीव कर लें, जिसका हमें ज्ञान हो जाए हमारी इंद्रियों के थ्रू, हमारे सेंसेस के थ्रू, सिर्फ वही फैक्ट्स होते हैं, राइट? क्योंकि एक्ट में उन्होंने कहा है कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, और सेंसेस किसके पास होती हैं? ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग अपनी सेंसेस से इन फैक्ट्स को परसीव करता है तो वो फैक्ट बन जाते हैं। फैक्ट की एक्सप्लेनेशन में ही क्लॉज नंबर 2 दिया हुआ है और उन्होंने कहा एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि अगर किसी पर्सन के माइंड में कुछ चल रहा है और आपको उसके बारे में जानकारी है, तब ये फैक्ट बन जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मालूम है कि इस आदमी के मन में दूसरे पर्सन के लिए कोई एनिमिटी है और आपको इस फैक्ट के बारे में मालूम हो कि इसके माइंड में ये एनिमिटी के फीलिंग्स हैं, तो ये एक फैक्ट बन जाएगा। सेक्शन नंबर 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है दैट इज रेलेवेंट। क्या होता है रेलेवेंट? आप कहेंगे सर हमने एक वर्ड तो सुना हुआ है रेलेवेंसी। कभी कभार हम लोग बात करते हैं तो दूसरा पर्सन कहता है अरे यार तुम क्या इरेलेवेंट बात कर रहे हो, आप रेलेवेंट बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये कि आप जिस भी इशू पर बात कर रहे हैं, आप अपने कन्वर्सेशन को सिर्फ वहीं पर कन्फाइन करना चाहते हैं। अगर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊं और किसी और चीज के बारे में बात करना स्टार्ट कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये बात रेलेवेंट नहीं है। तो यही एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी होती है, इसी को बोलते हैं रेलेवेंसी। अब इसको जरा हम जो एविडेंस एक्ट में जो मटेरियल दिया हुआ है उसके बेसिस पर हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उससे उसे लिंक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमारा एक्ट ये कहता है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड विद अनदर इन सच अ वे रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। वो कहते हैं अगर एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो एविडेंस एक्ट में दिए हुई रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में जितने भी प्रोविजंस हैं उनसे गवर्न होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो रेलेवेंट है। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि हम जितने भी फैक्ट्स को रेलेवेंसी के लिए अगर चेक करेंगे तो हमें एविडेंस एक्ट में जो भी रेलेवेंसी के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं सबसे पहले उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोविजंस में रेलेवेंसी दी हुई है, और जिस फैक्ट को हम बात कर रहे हैं, जिस फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये वो उन प्रोविजंस की रेलेवेंसी के किसी भी एम्बिट में फॉल करता है या नहीं करता है। जहां तक रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स का सवाल है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो सेशंस आपको दूंगा, उसमें आप डिटेल में समझ पाएंगे कि बेसिकली रेलेवेंसी क्या होती है, क्योंकि हमारे एविडेंस एक्ट में जगह जगह पर अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं रेलेवेंसी के लिए। सिर्फ इंटरप्रिटेशन क्लॉज के लिए सिर्फ मैं इतना समझाऊंगा आपको कि बेसिकली दो फैक्ट्स आपस में तब रेलेवेंट माने जाते हैं जब उनका कनेक्शन आपस में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के लिए जो प्रोविजंस एविडेंस एक्ट में दिए हुए हैं अगर वो उनके ऊपर बेस्ड होता है। अगर वो उन पर बेस्ड नहीं होता तो वो रेलेवेंट नहीं माने जाते। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आते हैं वर्ड फैक्ट इन इशू पर। फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू बहुत सिंपल सी अगर लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन। अब आप कहेंगे सर बोन ऑफ कंटेंशन इसका क्या मतलब हुआ? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब ये, अगर मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं,
कि मुद्दे की बात क्या है, लड़ाई की जड़ क्या है, यानी दोनों लोगों के बीच में मैटर क्या है, इशू क्या है, लड़ाई किस बात को लेकर है। मान लीजिए दो लोगों के बीच में पैसों को लेकर कोई झगड़ा है और एक आदमी ये कहता है कि मैंने आपको 10,000 रुपीज दिए थे, दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे आपने कोई 10,000 रुपीज दिए ही नहीं, राइट? आपने तो मुझे सिर्फ 2,000 रुपीज दिए थे। यानी कि अब इशू ये अराइज हुआ दोनों के बीच में कि ए ने बी को क्या 10,000 रुपीज दिए, क्योंकि ए अलेज कर रहा है कि मैंने तो आपको 10,000 रुपीज दिया था, बी ये कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं दिए। यानी कि दोनों के बीच में ये फैक्ट इन इशू है, यानी कि इस बात का इशू है कि ए ने बी को 10,000 रुपीज दिया या नहीं। यही फैक्ट इन इशू होता है। यानी कि अगर कोई पार्टी किसी बात को अलेज करती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, यू गॉट माय पॉइंट। एक आदमी कहता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक आदमी ये कहता है कि मेरा ये राइट है, आपकी लायबिलिटी है, तो दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं मेरी ये डिसेबिलिटी नहीं है, मेरी ये लायबिलिटी नहीं है, मेरा ये राइट है। तो इनको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। यू गॉट माय पॉइंट। ये तो हुआ इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। इसको थोड़ा लीगल प्रोविजंस का भी टच देते हैं। इसके लिए मैं एविडेंस एक्ट में जो इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है उसी का हेल्प लेता हूं। इस इलिस्ट्रेशन में उन्होंने ये कहा दैट ए इज एक्यूज ऑफ अ मर्डर ऑफ बी, यानी कि ए इस बात का एक्यूज है कि उसने बी का मर्डर कमिट किया है। अब जब उसका ट्रायल चलेगा तो उसके ट्रायल में क्या क्या चीजें इशू में होंगी, अब हमें उसे चेक करना है। सबसे पहले, क्या ए ने बी की डेथ कॉज की, बताइए ये बात इशू है कि नहीं। हाँ तो बिल्कुल इसी बात का तो ट्रायल चल रहा है कि ए ने बी को मारा था कि नहीं मारा था, इसी बात का तो इशू है। तो ठीक है, ये फैक्ट एंड इशू हो गया। अब जब कभी भी कोई मर्डर का मामला आता है तो वहां पर आप जानते हैं इंटेंशन एक रेलेवेंट फैक्ट होती है। यानी कि हम वहां पर चेक करते हैं कि जिस पर्सन ने मर्डर कमिट किया है उसकी मर्डर करने की इंटेंशन थी या नहीं, यानी कि इंटेंशन भी रेलेवेंट हो गई, इंटेंशन भी इशू में आ गई। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि ए ने बी को एक सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के तहत बी को मारा, अब आप कहेंगे सर सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन का क्या लेना देना। हाँ है ना, क्यों नहीं। कोई भी कुल्पेबल होमिसाइड अगर उसमें ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मौजूद होता है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाता है, यानी कि वो मर्डर नहीं बनेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कि हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि जो जनरल एक्सेप्शंस या एक्सेप्शंस हमें आईपीसी में दिए हैं, अगर कोई मामला उनमें भी फॉल कर रहा है तो वो भी एक इशू बन जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से वो ऑफेंस ना बन रहा हो। और इसके अलावा मैंने अभी आपसे बात की जनरल एक्सेप्शंस की जो कि आईपीसी में मेंशन की गए हैं। आईपीसी में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है और इस पर्टिकुलर अनसाउंडनेस की वजह से वो किसी की डेथ कॉज कर देता है तो वो पर्सन मर्डर के लिए लायबल नहीं होता। इसका मतलब अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो ये बात भी इशू में आ जाएगी। अगर कोई भी फैक्ट लेकर आते हैं तो ये बात भी फैक्ट एंड इशू बन जाएगी कि ये पर्सन अनसाउंड माइंड का था। तो यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फैक्ट को कंसिडर कर रहे हैं और इशू में ले रहे हैं तो हमें उनसे रिलेटेड और भी बाकी सारी चीजें जो उस इशू को डिसाइड करने के लिए जरूरी होती हैं वो भी हमें कंसिडर करनी होती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये बात हुई फैक्ट एंड इशू की। अब आगे बढ़ते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। आप कहेंगे सर डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी पेपर, कोई भी दस्तावेज जो हम लेकर आते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए ये सामने एक टॉम्ब है और इस टॉम्ब पर कुछ लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर ये तो पत्थर है, ये कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी है। डॉक्यूमेंट तो वो होता है जो पेपर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एविडेंस एक्ट ये कहता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी मैटर अगर आप किसी भी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स या इनके किसी भी कॉम्बिनेशन के थ्रू, और उसको आप किसी रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यानी किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब इसके लिए काफी सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई डीड लिख लिया, पार्टनरशिप डीड लिख लिया, विल लिख दिया, कोई सेल्स डीड है, ये सब क्या है, ये सारे राइटिंग में है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी चीज को
लिथोग्राफ्ट कर दिया। लिथोग्राफिट का मतलब होता है आपने उसको कहीं पर शिला पर मुद्रित कर दिया, यानी आपने उसको कहीं, जैसे आपके पास कोई पत्थर है उस पर आप गोद देते हैं, उस पर आप खोद कर लिख देते हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होते हैं। आपकी कोई फोटोग्राफ्स होते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जितने मैप्स होते हैं, कोई प्लान है, ये भी डॉक्यूमेंट है। आप प्लेट के ऊपर, घर के बाहर सामने कुछ नेम प्लेट लिखे रहते हैं, उन पर एम्बोज किया हुआ होता है प्लेट्स पर, या स्टोन पर अगर आप कुछ एम्बोजिंग या कुछ भी आप ऐसा बना देते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कैरिकेचर है, कोई पेंटिंग है, कुछ भी है, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं है कि उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए या किसी पेपर की फॉर्म में होना चाहिए। एविडेंस एक्ट का रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना है कि लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स की फॉर्म में अगर आप किसी भी मैटर को डिस्क्राइब कर दें, किसी भी चीज पर, वो चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है? सबसे पहले सेक्शन को चेक करते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा है, फिर उसके बेसिस पर एक्सप्लोरेशन करेंगे। सेक्शन ये कहता है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस in relation to the matter of facts under inquiry, and such statement are called oral evidence। कहने का मतलब ये कि एविडेंस में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिसको या तो कोर्ट परमिट करती है कि आप ये स्टेटमेंट्स कोर्ट में दे दीजिए, या कोर्ट खुद से रिक्वायर करती है कि आप ये स्टेटमेंट्स कोर्ट में दीजिए। अब ये स्टेटमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो विटनेसेस कोर्ट में इनफैक्ट फिजिकली प्रेजेंट हों और आके ओरली डिपोज करें। अगर वो कोर्ट में आकर ओरली डिपोज कर रहे हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम ओरल स्टेटमेंट बोलते हैं। और जहां पर या तो कोर्ट ऐसे ओरल एविडेंसेस को परमिट कर रही है या कोर्ट रिक्वायर कर रही है, तो ऐसे एविडेंसेस को हम ओरल एविडेंस बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट रिक्वायर कर रही है कि आपको कोर्ट में दाखिल करना है, मान लीजिए कोर्ट ने मंगवा लिया, या किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दिया कि सर आप हमें परमिट कीजिए, हम ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं, और कोर्ट ने उनको परमिट कर दिया, तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कोर्ट अलाउ कर रही है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं। तो बेसिकली जहां तक इंटरप्रिटेशन क्लॉज का सवाल है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उन्होंने एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें ली हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उन दोनों को मैंने आपको यहां पर शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, एंड दिस इज द मीनिंग व्हाट वी हैव हियर। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया हुआ है वो दिया है प्रूव्ड। अगर आप जज हैं तो ये डिसाइड करेंगे ना कि पार्टीज ने अपने मैटर को, फैक्ट्स को प्रूव किया है या नहीं। सबसे पहले तो आप यही चेक करेंगे। अगर आप लॉयर हैं तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं अपने फैक्ट्स को प्रूव कर दूं। तो किसी भी फैक्ट को हम कब मानते हैं कि वो प्रूव्ड है? अगर मैं इसको बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आप ये कहेंगे, सर जब मेरी बात को कोर्ट ने मान लिया, मैं जो भी बोल रहा हूं अगर कोर्ट ने मान लिया तो इसका मतलब है वो प्रूव्ड है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, आपने ये बात हालांकि जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोली है, लेकिन एविडेंस एक्ट में यही लिखा हुआ है। एविडेंस एक्ट ये कहता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट the court either believe it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstance of a particular case to act upon the supposition that it exists। इसका मतलब ये कि किसी भी फैक्ट को हम तब मानते हैं कि वो प्रूव्ड है जब कोर्ट उसको ये बिलीव कर लेती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और या फिर कोर्ट उसके एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल माने कि अगर कोई भी प्रूडेंट मैन है और अगर ये पर्टिकुलर फैक्ट्स या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते, तो ये पर्सन उसके सपोजिशन में इस तरह से एक्ट अपॉन करता जैसे कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर ये दोनों सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं तो वहां पर हम ये मानेंगे कि हमारा फैक्ट प्रूव्ड है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है डिसप्रूव्ड। किसी भी फैक्ट को कोर्ट कब मानेगी कि पार्टी ने या उसके लॉयर ने किसी भी फैक्ट को प्रूव नहीं किया, यानी कि ये फैक्ट डिसप्रूव्ड है।
एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस so probable that the prudent man ought, under the circumstance of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. मामला बिल्कुल सिंपल है। यहां पर वो कहते हैं किसी भी फैक्ट को हम तब डिस्प्रूव्ड मानते हैं जब कभी भी कोर्ट जो भी मैटर उनके सामने आया है उसे कंसिडर करने के बाद कोर्ट ये बिलीव करती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता या ये पर्टिकुलर मैटर में ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो डिस्प्रूव्ड है। या फिर कोर्ट उस फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मान लेता है कि कोई भी प्रूडेंट मैन अगर इस परिस्थितियों में होता तो वो ये बिलीव करता और ऐसे एक्ट अपॉन करता कि जैसे कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। आप मेरी बात समझ गए? तो अगर ये दोनों चीज़ें, जहाँ तो कोर्ट ये मान ले कि ये फैक्ट प्रूव नहीं है या फिर वो ये मान ले कि ये पर्टिकुलर पर्सन अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती तो ऐसे एक्ट अपॉन करता, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उसने एक्ट अपॉन नहीं किया, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में इस फैक्ट को हम डिस्प्रूव्ड मान लेंगे। और इसके बाद आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का क्या मतलब है? ये बिल्कुल सिंपल है। वो कहते हैं अगर कोई भी फैक्ट जिसको ना तो प्रूव किया गया है और ना ही उसको डिस्प्रूव किया गया है, तो ऐसे फैक्ट्स जो होते हैं वो नॉट प्रूव्ड माने जाते हैं। तो आज हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन नंबर 3 को बहुत ही इजी और सिंपल मैनर में समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जो भी आज आपको बताया गया है ये आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझ में भी आया होगा। आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही आपसे मिलते हैं एविडेंस सेट के न्यू वीडियो सेशंस के साथ। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच।